नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत यानी एशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत राइज ऑफ मगध। राइज ऑफ मगध में प्यारे साथियों, इससे पहले हमने प्राचीन भारत पर किस प्रकार से कौन कौन से साम्राज्य ने किस प्रकार से यहां पर वंश जो है वो चले, उनके बारे में विचार करा है, उनके बारे में समझने का प्रयास किया है। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत पर। ये जो प्राचीन भारत था, उस प्राचीन भारत पर आखिर विदेशियों का आक्रमण किस प्रकार से हुआ और किस किस प्रकार से कौन कौन जो है वो भारत के ऊपर आक्रमण किया है। तो चलिए प्यारे साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज ये वीडियो जो है वो इसका पार्ट नंबर 9 रहने वाला है, मगध के उत्कर्ष से संबंधित। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस जो है हमने इस चैनल पर डाली हैं और आप उन सभी को अच्छी तरह से देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट में आपको वो सारी की सारी वीडियोस नजर आ जाएंगी और यदि आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको सारी वीडियोस का एक लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप उन सबको अच्छी तरह से देख सकते हो। चलिए साथियों, स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को भी। देखिए, प्राचीन भारत पर विदेशियों के आक्रमण की बात करें, उनसे जो लोग आए थे उन्होंने किस प्रकार से यहां पर आक्रमण किए हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हक्कामनी आक्रमण के बारे में। हक्कामनी, अब ये हक्कामनी आक्रमण क्या है आपको अच्छी तरह से याद रखना है। हक्कामनी जो आक्रमण है वो पारसियों के द्वारा किया गया था। ईरान के लोग हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो जो पारसी लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है वो हक्कामनी साम्राज्य स्थापित किया था। यानी हक्कामनी साम्राज्य जो है वो स्थापित किया हुआ था। यह भारत का कौन सा एरिया हुआ करता था, आप कहेंगे जो आज की तारीख में आपका अफगानिस्तान है, यानी कंधार की साइड में वो जो पूरा इलाका है, उस साइड पर सबसे पहले ईरानी भारत के अंदर आए थे। और कभी उस राजा का नाम पूछ लिया जाए जो सबसे पहले आया था, तो आप याद रखेंगे साइरस वो पहला व्यक्ति है जो भारत में घुसने का प्रयास कर रहा था, या जिसने भारत पर पहला असफल आक्रमण किया था। असफल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह अपने योजना में सफल नहीं हो पाया था, अर्थात यह भारत में उस आक्रमण को जीत नहीं पाया था, भेद नहीं पाया था और भारत में यह प्रवेश नहीं कर सका था। लेकिन हां, करने का प्रयास सबसे पहले साइरस ने किया था, जो कि क्या था, ईरान से आया था। और यह हक्कामनी साम्राज्य का क्या था, संस्थापक भी था। यह भी आप याद रखेंगे। कब से कब तक रहा, याद रखेंगे 599 से लेकर के 529 बीसी तक। 599 से लेकर के 529 बीसी तक आपको याद रखना है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं पहला सफल आक्रमण जो भारत पर हुआ, यानी हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। आप जानते हो भारत के ऊपर जो है वो कई आक्रमण हुए हैं। जैसे मुगल जो है वो बाहर से आकर के अफगानिस्तान की साइड से या फिर उस तरफ से आकर के ईरान की साइड से आकर के भारत में क्या करते हैं, राज करते हैं। उसके बाद आप जानते हो भारत में अंग्रेजों ने, ब्रिटेन वासियों ने भी राज करा है लगभग 200 सालों तक, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, प्राचीन भारत के अंतर्गत भी लगातार भारत के ऊपर जो है वो आक्रमण होते रहे हैं और भारत में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो साम्राज्य हैं वो भारत के ऊपर जो है वो आक्रमण करके यहां पर स्थापना करने का प्रयास किए हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला आक्रमण कभी भी पूछ लिया जाए तो आप याद रखें ईरानियों के द्वारा किया गया था, और उस व्यक्ति का नाम जिसने सबसे पहला भारत के ऊपर सफल आक्रमण किया था, तो आप याद रखेंगे डेरियस फर्स्ट को हम दोस्तों दारा फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। दारा फर्स्ट डिटेल में इससे पहली वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुका हूं, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो प्यारे साथियों। अब आप बात करेंगे कि आखिर ये जो आक्रमण हुआ ना, इससे फायदा क्या हुए भाई। जब ईरानियों का यानी पारसियों का भारत में आक्रमण हुआ, भारत में ये लोग स्थापित होने लगे, तो आखिर इससे फायदा क्या हुआ, या फायदा होगा क्या, बिल्कुल हुआ दोस्तों। इससे फायदा यह हुआ कि जो ईरानी लोग थे वो, क्योंकि समुद्र के रास्ते भारत में आए थे, तो समुद्री मार्ग की खोज करने में सफलता हो गई। यानी भारतीय लोगों को पता चल सका कि समुद्र मार्ग के रास्ते से भी व्यापार किया जा सकता है पर्शियन देशों के साथ में, ईरान के साथ में। इस प्रकार से भारत के जो है वो ईरान के साथ में जो है वो क्या होने लगे, आप कहोगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है वो चलने लगा। यानी व्यापार भारत का ईरानियों के साथ में जुड़ गया। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन यहीं से मिला था भाई। इतनी बात आप याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी लिपि का प्रचार होने लगा। आप जानते हो खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती है, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ को जिस प्रकार से उर्दू लिखी जाती है। तो वो भारत के अंदर तभी आई जब भारत के अंदर ईरानी लोग आए। तो भारत को यह जानने के लिए भी मिल पाया कि आखिर किस प्रकार से जो है वो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है,
तो खरोष्टी लिपि उत्तर भारत में, अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट की साइड में, अगर किसी कारण से आ पाई या किसी प्रकार से उसका प्रचार हो पाया, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था विदेशी आक्रमण यानी ईरानी आक्रमण। याद यह भी रखना है कि अभिलेख जो उत्कीर्ण करने की प्रथा थी, आप जानते हो सम्राट अशोक ने भारत में जो है वो अपने कई सारे अभिलेख लिखे हैं, स्तंभ अभिलेख लिखे हैं, और जिस प्रकार के भी उन्होंने अभिलेख लिखे हैं यहाँ पर जो पत्थरों के ऊपर लिखे जाते हैं, वो सारे के सारे स्तंभ अभिलेख, गुहा अभिलेख जितने भी हैं, वो सारे के सारे अभिलेख लिखने का जो प्रचलन है, वो आइडिया जो है वो कहां से आया, तो आप याद रखेंगे ये आया किस कारण से, क्योंकि ईरानियों का भारत में आक्रमण हुआ, धीरे धीरे करके भारत के ईरानियों के साथ में व्यापार बढ़ने लगा, तो जिस कारण से ये सारी की सारी चीजें ईरान से भारत ने सब कुछ यूं समझ लीजिए कि भारत ने जो है वो ईरान से ये सब कुछ सीख लिया, और इस प्रकार से अभिलेख उत्कीर्ण का जो प्रचलन है वो भी भारत के अंदर आ चुका था। अब प्यारे साथियों, ये तो हो गई बात किसकी, यूनान की। अब मैं बात करता हूं, देखो जब भारत के साथ में ईरानियों के इस प्रकार से लेन देन बढ़ने लगे, यानी व्यापार का जरिया बढ़ गया, व्यापार होने लगा, तो दोस्तों आपको पता होगा एक उस टाइम पर एक शक्ति पनप रही थी, आप जानते हो मकदूनिया। मकदूनिया जो है वो कहां पड़ता है, आपका यूनान में पड़ता है, यूनान में, यानी ग्रीक में उस टाइम पर शासन था किसका, फिलिप का, और फिलिप का एक बेटा था जिसका नाम था सिकंदर, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। सभी ने नाम सुन रखा होगा। ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने अपने समय पर पूरे वर्ल्ड को जीत लिया था। हालांकि यह बात उतनी सत्य नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक इतने ज्यादा देश जो थे वो खोज में भी नहीं थे, इतने सारे देश जो थे वो पता भी नहीं था लोगों को उसके बारे में। तो जितने भी देश उस टाइम पर थे उनमें से लगभग उसने जो है वो विजय प्राप्त कर चुका था। लगभग आसपास के सारे जितने भी देश थे, छोटे मोटे देश, सभी जो है वो अलेक्जेंडर का नाम जान चुके थे। तो कहीं ना कहीं भारत में भी ये बात पता चल चुकी थी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम का कोई व्यक्ति है, जो कि उसका युद्ध करने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है, और वो सभी जो राजा थे वो उससे हार मानने के लिए तैयार थे, सिवाय एक के। भारत में नाम था उसका पोरस। उसके बारे में बताने जा रहा हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो अलेक्जेंडर है, जब ये सुनता है कि लगातार भारत एक ऐसा देश है जहां से लगातार जो है वो ईरानियों के साथ में इनके क्या हो रहे हैं, लेन देन अर्थात व्यापार का तरीका जो है वो बढ़ता जा रहा है, व्यापार होता जा रहा है, तो अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के मन में आता है कि वो भारत पर आक्रमण करेगा। वो भारत में जाएगा, देखेगा भारत के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार से भारत से उनको लाया जा सकता है, क्या भारत में पैसा वाकई में है या नहीं है, वो सारी बातों को देखने के लिए वो यहां पर बिल्कुल तैयार था, और वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी भारत पर आक्रमण किया जाए। लेकिन दोस्तों भारत पर आक्रमण करने से पहले उसको ईरान से होकर के गुजरना पड़ता, यानी जो कंधार वाला इलाका है उससे होकर के गुजरना पड़ता, यानी अफगानिस्तान से होकर के आना पड़ता भारत की साइड में। तो जब वो इधर से आता तो बीच में तो हकामनी साम्राज्य स्थापित हो रखा था। तो डेरियस फर्स्ट से दोस्तों उसका युद्ध होता है। किससे होता है, डेरियस फर्स्ट से। मकदूनिया का ये शासक है, कौन है, फिलिप, बेटा इसका अलेक्जेंडर। आप याद रखेंगे 331 में ये आक्रमण करता है किसके ऊपर, डेरियस फर्स्ट के ऊपर, अर्थात ये युद्ध होता है भाई, इसे बोला जाता है गोगामाला का युद्ध। गोगामाला का युद्ध कह लीजिए प्यारे साथियों, या फिर आप कह सकते हो उरुवेला का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि उरुवेला का युद्ध या फिर गोगामाला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो आप याद रखेंगे उन दोनों ही राजाओं का नाम। तो आप एक तरफ तो याद रखेंगे सिकंदर, और जबकि दूसरी तरफ आप याद रखेंगे डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट, इसको दारा फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता था। याद रखेंगे भाई, ये जो ईरानी थे, ईरानी ये पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में लेन देन स्टार्ट किया था, अर्थात भारत में व्यापार शुरू किया था। तो जब भारत में आते थे ना, तो भारत में ये भारत को क्या बोलते थे, भारत को ये भारत ना कह करके, क्योंकि सिंध बीच में आ जाता था, झेलम के पास से गुजरना होता था, सिंध को पार करना होता था, तो सिंध को ये लोग बोलते थे इंदस। अब इंदस से ही नाम हुआ है भारत का इंडिया। आप याद रखेंगे, तो इंडिया नाम कहीं पूछ लिया जाए किसका दिया हुआ है, तो आप कहेंगे ये ईरानी लोगों का दिया हुआ है। और ये लोग भारत में जब व्यापार करने के लिए आते थे तो इनको सिंधु नदी को पार करना होता था, तो सिंधु नदी को ये सिंधु ना कहकर के उसे इंदस कहा करते थे, उसी से भारत का नाम पड़ा इंडिया। ये उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब प्यारे साथियों, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं, याद रखेंगे, अब ये सिकंदर जो है ना, यहां से हरा देता है किसको, आप कहेंगे ये सिकंदर जो है वो डेरियस फर्स्ट को यहां पर हरा देता है, और अब ये भारत के अंदर प्रवेश करता है। भारत के जितने भी छोटे मोटे राजा हैं वो सारे के सारे उस टाइम पर डरे हुए हैं, किससे,
आप कहेंगे सिकंदर से, लेकिन ऐसे में एक राजा जो कि भारत में पंजाब वाले इलाके पर उस टाइम पर कायम था, और ये लोहा लेता है सिकंदर के साथ में, अर्थात सिकंदर के बीच में और पोरस, राजा पोरस के बीच में, राजा पुरु के नाम से भी इसको जाना जाता है, युद्ध होता है बैटल ऑफ हाइडेस्पीच। आप याद रखेंगे, बैटल ऑफ, इसको बोला जाता है हाइडेस्पीच का युद्ध, हाइडेस्पीच, या फिर इसको बैटल ऑफ वितिस्ता के नाम से भी जाना जाता है। जो बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ते रहे हैं, उन्हें पता होगा कि वितिस्ता जो रिवर है वो भारत की जो झेलम नदी है उसका प्राचीन नाम है। यानी झेलम नदी के पास, यानी झेलम नदी को पार करके आपको भारत में प्रवेश करना होता था, और इस प्रकार से जो युद्ध यहां पर होते थे उसे कहा गया था, यानी कि आप कहेंगे पोरस और सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे कहा गया है बैटल ऑफ हाइडेस्पीच या फिर बैटल ऑफ वितिस्ता। प्यारे साथियों, इसको झेलम के युद्ध से भी जाना जा सकता है, झेलम का युद्ध। कभी पूछ ले झेलम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो आप कहेंगे सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। अब कुछ सिकंदर के बारे में जानने की आवश्यकता हमें पड़ती है भाई, तो आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन, सिकंदर के पिता का नाम। तो सिकंदर के पिता का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिलिप। तो ये बात आप याद रखेंगे। माता का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, माता का नाम कई बार एग्जाम में बना हुआ है, तो आप याद रखेंगे माता का नाम क्या है, ओलंपिया।